अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। और जनाब, गर्मी इंजॉय तो नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसी गर्मी को इंजॉय नहीं किया जा सकता, इसमें एहतियात की जा सकती है। इस वक्त शदीद गर्मी पड़ रही है सिंध और बलोचिस्तान की, बिल्कुल इंजॉय नहीं की जा सकती। वैसे लोग जो हैं यूरोप में समर्स में इंजॉय करते हैं, लेकिन वो मुख्तसर दुरानी के लिए आती है। पाकिस्तान में ये एक लंबे दुरानी के लिए आती है और बहुत सख्त गर्मी होती है। 40 से पारा हाई रहता है और इस वक्त भी 40 से पारा हाई है और पूरे मुल्क में गर्मी की शिद्दत है। इस वक्त बताया जा रहा है कि 31 तक बारिशें होंगी, लेकिन सिंध और बलोचिस्तान को छोड़कर पूरे मुल्क में बारिशें होने का इम्कान है। लेकिन इसके बावजूद जितनी देर बारिश नहीं होगी, बादल नहीं गरजेंगे, उतनी देर तक जो मौसम है वो गर्म और मरतूब रहेगा। और इसमें आपको खास अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना है। जी हाँ, बिल्कुल। आगे आपको पता है कि ईद कुर्बा है, उससे पहले आपने फिट ही रहना है, तो आपने अपना ख्याल खुद से रखना है। डेली आपको एक रिमाइंडर देने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं तो आप हमारी बात मान लेंगे, तो अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप बाहर गैर ज़रूरी तौर पर निकल रहे हैं तो ना निकलेगा। डेफिनेटली अगर किसी काम के चक्कर में आपको निकलना पड़ता है तो फिर आपने अपना ख्याल रखना है, इस तरह से कि डिहाइड्रेट खुद को नहीं होने देना। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिएगा। कोई जो गीला कपड़ा है वो अपने साथ ज़रूर रखिएगा। और कहीं आपको लगे कि आपकी तबीयत ख़राब हो रही है तो सायेदार जगह पर बैठ जाइए और अपना ख्याल खुद से आपने रखना है, वरना इस जो गर्मी की शिद्दत है इससे आप महफूज नहीं रह पाएंगे। वही ना, PSL खत्म हो गया है, कोई फेस्टिविटीज कम होती भी नहीं लग रही हैं। हाँ, क्योंकि हम रोज बात करते थे और PSL के फाइनल चल रहे थे और शानदार फाइनल हुआ है, कमाल का फाइनल हुआ है, उस पर हमने तस्करा तो कर ही लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे पाकिस्तान ने भारतीय महाज पर सिफारती कोशिशें तेज कर दी हैं और वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 4 मुल्कों के दौरे के दूसरे मरहले पर गुज़िश्ता रोज ईरान पहुंचे हैं। और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई से खैर सगाली मुलाकात की है। वजीर आजम ने कहा है कि पाकिस्तान ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद गहरा करने के लिए पुरज़्म है। और वजीर आजम ने कहा कि हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत पर दलेराना कार्रवाई की है। मुसल्लह अफवाज ने अपने अवाम की ताकत से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन और सलामती चाहता है। वजीर आजम ने यह भी कहा कि गजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। गजा में 50,000 से ज्यादा अफराद को शहीद कर दिया गया है। आलमी बिरादरी गजा में फौरी और देरपा जंगबंदी यकीनी बनाए। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। ईरान और पाकिस्तान फ़लस्तीनी कॉज की भरपूर हिमायत करते हैं और फ़लस्तीन में नस्ल कुशी पर आलमी बिरादरी की खामोशी सवालिया निशान है। उधर सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सारी दरखास्तों पर समाअत जारी है और आज फिर समाअत होगी। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी आपको आगाह करते रहेंगे। जी हाँ, दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ये कहना है कि बानी PTI की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है बानी PTI ईद से पहले रिहा होंगे। ये जो ओवरऑल सिचुएशन, इस पर हमने करनी है बात। हमें ज्वाइन कर चुके हैं आमिर लियास राना साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, सुबह खैर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर साहब, शहर इक़्तिदार का मौसम कैसा है? यहाँ हमेशा बाहर रहती है, रहने वालों के लिए, जाने वालों के लिए खिजा रहती है। जबरदस्त। अच्छा आमिर साहब, जिस तरह से हमने पूरा इंट्रो दिया और उस पर बात की है, सफारती महाज पर पाकिस्तान एक्टिव हुआ हुआ है खासा, और जिस तरीके से हमारी कोशिशें तेज़ हुई हुई हैं और फील्ड मार्शल साहब और वज़ीर आज़म साहब तेहरान में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन ये सारी जो हमारी कोशिशें एक साइड पर चल रही हैं, दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी किसी बौखलाहट का ही शिकार दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से उनका एक जो बयान है वो आपने भी ज़रूर सुना ही होगा, जिसमें वो खास तौर पर फिर से एक धमकी दे रहे हैं, हमारे नौजवानों को मुखातिब करते हुए कुछ कह रहे हैं। आपको लगता है कि किसी एक और हमले की ये तैयारी कर रहे हैं, या फिर बस ये गीदड़ भपकियां हैं और अपनी आवाम का गुस्सा ठंडा करने के लिए इस तरह के बयानात दिए जाते हैं? देखें, मोदी से पहले जो हम प्राइम मिनिस्टर, हमारे फील्ड मार्शल, हुकूमत सारी विजिट पे है, तुर्की गए। तुर्की की बेमिसाल दोस्ती पहले से मौजूद है हमारे साथ और इस जंग में भी बड़ी खुल्लम खुल्ला रही। ईरान गए हैं और ईरान के वजीर खारजा हमारे पास भी आए, इंडिया भी गए, बैन चलते रहे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा वहाँ का अहवाल बताना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि जंग जीतने के असरात क्या होते हैं। हमारा ब्रदर मुल्क है ईरान, बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे साथ उनके ताल्लुकात हमेशा महदूद रहे। लेकिन इस दफ़ा फ़र्क ये हुआ है कि वक्त जब प्राइम मिनिस्टर की टीम की तरफ से गया कि हमने आना है, तो एकदम वक्त दिया गया और तमाम क़यादत की तरफ से दिया गया और रूटीन से हट के ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई हुई। टाइम बड़ा खुला था मुलाकात का, खाने का। फिर जो प्रेस टॉक जो 1-2 फिक्रों से ऊपर नहीं होती थी, वो बड़ी तफसील से हुई।
और जो एक और फर्क मैं आपको बताऊं जो मैंने ईरान में चेक किया कि जाहिर है जब कहीं हमारी डिग्निटरीज जाती हैं तो हमारा जर्नलिस्टों का काम है कि हम पता करें कि वहाँ क्या सिचुएशन है। तो ईरानी बराह रास्त तो बात स्टेट यानी ओपन नहीं करते उनकी जो भी कंपल्शंस हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत खुश हैं पाकिस्तान की जीत से, और इसका इजहार उनकी गवर्नमेंट के लोग प्राइवेट महफिलों में हमारे डिप्लोमेट्स के साथ और दीगर जगहों पे कर रहे हैं। जैसे ये जंग जीती थी और मैं इसी प्रोग्राम में आया था तो मैंने बताया था कि हमारी OIC कंट्रीज के जो लोग हैं जो दुनिया भर में मिल रहे हैं हमारे पाकिस्तानी डिप्लोमेट से, वो बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि OIC ने अपने तौर पे कोई करारदाद पास नहीं की है। ये उम्मत मुस्लिमा का एक अलमिया है। इंशाल्लाह सारे ठीक होंगे। जब हमारी जीत है, पहले एटमी धमाकों के हवाले से थी और अब हमने इंडिया को जो धूल चटाई है। अब आपके सवाल की तरफ आ जाऊं, नरेंद्र मोदी और क्या कर सकते हैं? उनके जहन में है कि मुफ्ती बानी का काम जो बांग्लादेश में किया, वो यहाँ पे जो वो सोच रहे थे, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, आप कहीं और तरफ ना जाइएगा, कि मैं उस तरफ चला जाऊंगा और बात बन जाएगी। तो हमारी नौजवान नस्ल ने जब उन्होंने मिसाइल मारे हमारे बेसिस पे, तो नूर खान एयरबेस के बाहर पाकिस्तान का झंडा लहराकर इस बात का इजहार किया था कि फौज और अवाम में कोई दूरी नहीं है, बल्कि पूरी कौम साथ खड़ी हुई है। जब वो मिसाइल फतेह दाग रही थी हमारी फौज, तो हमारे नौजवान घरों से खवातीन, बूढ़े, बच्चे उनके लिए खाने लेके पहुंच रहे थे, जो सारी दुनिया ने देखा है। तो ये है वो पाकिस्तानी कौम। तो मोदी किसको धोखा दे रहे हैं? सिर्फ अपने आप को, और वो अपने लोगों को समझा रहे हैं कि मैं जीत गया हूं। हालांकि हमने तो उनको ये भी दिखाया कि तुम कहते थे कि हम तुम्हारा इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करके पानी बंद कर देंगे, जैसे DGISPR ने कहा, फिर हम सांस बंद कर देंगे। तो जो हमने इनके ऊपर साइबर वॉर किया है, उसमें हमने इनका एक डैम बंद किया और एक डैम चला दिया, यानी एक का पानी रोक दिया और एक का चला दिया यहाँ बैठ के। तो अभी सोचे कि हम इनके साथ क्या कर सकते हैं। ये गलतफहमी में अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है आमिर साहब। हम तो एक विक्ट्री लैप ले रहे हैं बेसिकली। वजीर आजम और जो हमारे डिग्नेटरीज हैं वो इस वक्त जो जिन ममालिक का दौरा कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये एक सफारती कामयाबी भी है जिसके लिए ना सिर्फ उनका शुक्रिया अदा किया जा रहा है बल्कि इसको सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब आप देखें कि नरेंद्र मोदी अपने आवाम से ही मुखातिब हैं और उन्हीं को लाइन पर, ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखें वो उनकी एक्चुअली तो ये पहलगाम वाली सारी साजिश ही अपने लोगों को बिहार के इलेक्शन के लिए, क्योंकि जब उनको मुश्किल होती है वो पाकिस्तान पे जंग थोपने की कोशिश करते हैं, वो ड्रामा करते हैं, तो इस दफा उनके गले पड़ गया है। लोग वहां पे सवालात उठाने लग गए हैं उनके साथ कि भाई हुआ क्या है कि आप इतनी बड़ी मिथ बनाई हुई थी इंडिया ने अपने लिए और चारों शाने चित हुआ। महाराष्ट्र उनका सबसे बड़ा एरिया, इकोनॉमिक हब, हमने सबसे पहले उसको बिजली से जीरो किया। हमने इनकी जो शहर गुजरात है उसमें जब ये पैनिक फैलाया ड्रोन के साथ, तो आपको पता है उनकी बंदरगाह 2 दिन बंद रही, वहां की लोग काम नहीं कर सके क्योंकि हमने साइबर अटैक इस बुरी तरह किया था, इनकी ट्रेनें रोक दी थी, इनके मिसाइल इतने बढ़ गए थे कि इनकी आपस में डिफेंस कम्युनिकेशन रुक गई थी। इनके तैयारे हमारी बॉर्डर से, जिस दिन हमने जवाब दिया है, पहले इन्होंने मिसाइल डाले और हमारी फोर्स इनके बॉर्डर के ऊपर खड़ी थी, एयरफोर्स, और इनकी एयरफोर्स 400 किलोमीटर दूर खड़ी थी और उनमें जरूरत नहीं हो रही थी कि वो आ सके आगे। हमने इनका वो बेड़ा गर्क किया है कि जो इनके सरपरस्त थे वो भी मुंह छुपाते फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भी गंदा किया है। वो आपने देखा है वो जो कहानी बनी हुई है, वो जो फ्रांस की सदर की वाइफ ने उसके साथ किया है कि बड़ा तो सदर आया, थप्पड़ मारा टका के, बेइज्जती पूरी दुनिया में कराई है और अब पब्लिक में भी हो रही है। ये तो हशर हो रहा है इनका। सही है। अच्छा आमिर साहब, जरा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी नजर डाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है उस पर नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत जारी है, आज फिर समाअत होनी है। वैसे तो मैटर इज सब जुडिस, तो मैं उस तरीके से कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल अभी तक की समाअतों को देखते हुए आपको क्या लगता है जो मखसूस नशिस्तें हैं वो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पलड़े में जाती देख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमने तो पहले कहा था, जब फैसला आया था हमने कहा था ये फैसला अमल दरामद ही नहीं होगा। ये फैसला एक मोहब्बत में दिया गया था, एक नफरत में दिया गया था। नफरत थी काजी फायदीसा की कि ये पता नहीं क्या एक्सटेंशन ले जाएंगे। जिन लोगों ने मुकम्मल यकसुई से इंसाफ के एक आइन के आर्टिकल का सहारा लिया, वो एक पार्टी के लिए लिया, वो सबके लिए ले लेते हैं ना। 2018 का इलेक्शन जिन्होंने छेड़ा था मंसूर अली शाह साहब, तरमिनल्ला ने उसी बेंच में कहा था कि ये तो 2018 में मुस्लिम लीग नून के साथ भी हुआ था, तो इंसाफ करना था तो दोनों इलेक्शनों को खोल
बोल लेते जब ये एक पार्टी के लिए किया तो नहीं अमल दरामद हुआ। मुझे तो वो मखसूस नशिस्तें वापस होती दिखाई दे रही हैं जैसे इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था, सुप्रीम कोर्ट उसे अपहेल्ड करेगी। बिल्कुल, तो मतलब जाहिर है हम जजेस की गुफ्तगू से ही अंदाजा लगाते हैं ना, तो उसको कर रहे हैं। मेरे पास कोई वो तो नहीं है कि मैं कहूँगा जी ये फैसला हो गया है, लेकिन ये फैसला नजर आ रहा है। आमिर साहब ये बताइएगा, इस पीटीआई के हवाले से दो जो सवालात हैं वो अभी तो गर्दिश कर रहे हैं। एक तो बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से जो बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि वो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि ईद से पहले वो रिहा हो जाएंगे, और दूसरी जानिब जो अलीमा खान कह रही हैं कि बानी ने दोबारा सड़कों पर आने के लिए कहा है। तो आपको लगता है इस गर्मी में कारकुनान दोबारा रजामंद होंगे सड़कों पर आने के लिए? आप समझे, बैरिस्टर गौहर हो, अली अमीन गंडापुर हो, बैरिस्टर सैफ हो, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि खान किसी भी तरीके से जेल से बाहर आ जाए, और वो तरीका ये है कि एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के साथ बैठ के सियासी तौर पे रास्ता बना लिया जाए। अलीमा खान हो, दीगर लोग वो हैं जो खान को समझ रहे हैं कि बस ये डटा हुआ है और उसके बदले में इनकी सियासत चमक रही है। बड़ी बहन है उनकी, हम शीरा छोटी हैं, जज्बात की हम कदर करते हैं, लेकिन तरीक़ाकार चूंकि वो सियासी नहीं है तो उनको समझ भी नहीं आ रही। तो जिस जगह वो टकराने की कोशिश कर रहे हैं वहां दीवार में सर मारने की बात होती है, और उसके नतीजे में सर को ही नुकसान पहुंचता, दीवार को नहीं पहुंचता। ये बात सियासी लोगों की समझ में आनी चाहिए जो जज्बाती करके इमरान खान की नाम पे अपनी सियासत चला रहे हैं। कल खान साहब ने दो बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि मैं अपने तमाम जो पार्लियामेंटेरियन है उनसे वो अदम एतमाद का इजहार किया कि डबल गेम खेल रहे हैं, कोई स्पीकर के साथ दौरों पे है, कोई कहीं है, और वो जो मेरी वजह से जीते हैं वो मेरे नाम पे काम भी नहीं कर रहे। एक दूसरे उन्होंने कहा है कि हमने 26 नवंबर का तजर्बा कर लिया तो अब हम पुरअमन तहरीक अपने अपने इलाके में चाहेंगे। इससे आप ये समझें, हामिद रजा साहब की अगर आप साहबजादा की गुफ्तगू सुने कि वो कुछ और कर रहे हैं कि हम थोड़े थोड़े काफिले चलाएंगे और शायद इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और फिर पंजाब खड़ा हो जाएगा, ये वो पब्लिक में बयान दे रहे हैं, कोई खुफिया बयान नहीं दे रहे। ठीक है, तो आपके ख्याल में जो लोग इनको रोक रहे हैं वो जंग जीतने से लेके और उसकी जंग की खुशी मनाने तक खामोश होकर बैठ गए हैं? उन्होंने ये भी देख लिया हुआ है कि इस जंग के दौरान जो मखसूस अकाउंट्स थे उन्होंने क्या किया। उमर अयूब खान साहब का क्या बयान था कि इनके पास जहाज़ों में तेल नहीं है और गोले मारने के लिए एमुनेशन नहीं है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सबने देख लिया कि इस पार्टी के मेन अपोजिशन लीडर हैं वो क्या किरदार अदा कर रहे थे। तो इन सब से हिसाब लिया जाएगा, इनको फ्री फॉल नहीं छोड़ा जाएगा मेरे हिसाब में, जो फैसला हो चुका हुआ है। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, जिस तरह से अभी अलीमा खान के बयान का जिक्र हुआ, वो तो ये कहती हुई दिखाई दे रही थी कि जिस तरह से बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके व्लॉग्स आते हैं, वो कहते हैं खान साहब कल रिहा हो जाएंगे या ईद से पहले, ईद के बाद, रात 12 बजे मुलाकात हो गई, दोपहर 12 बजे मुलाकात हो गई। तो ये जो ख्याली पुलाव पकाने वाले यूट्यूबर्स हैं जिनका कारोबार ही ये है शायद, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही एफिलिएटेड है, इनका क्या करना है? इनको कैसे ट्रीट करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हर वक्त जो कारकुनान है उनके लिए इस तरह की कोई चस्केदार मसालेदार खबरें लेकर सामने आते रहते हैं? डॉलर अच्छा सवाल किया आपने मेरे जी मेरे जहन में ये बात थी लेकिन निकल गई बात करते हुए जब बात हो रही थी। पहली दफा इमरान खान साहब की तरफ से ये बात सामने आई है कि सारी दुनिया समझा रही थी कि इन यूट्यूबरों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से बच के रहें। ये कह रहे हैं डट के खड़ा कप्तान और फंसा रहे हैं आपको और पैसे बना रहे हैं। अच्छा, ये बात इमरान खान ने साफियों से नहीं की, ये बात जहन में रखिएगा। उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा खिताब किया था लेकिन ये बात उन्होंने अपनी फैमिली में की और वो अलीमा खान साहिबा ने आके बताई। तो ये बात अगर सिर्फ समझ जाए पीटीआई कि ये जो पैसे बनाने वाले हैं चस्के के साथ, ये इनकी पार्टी का फायदा नहीं कर रहे, लेकिन इमरान खान को ये बात समझनी होगी। अगर बैरिस्टर गौर से उन्होंने चूंकि थोड़ी सी देर बात की थी अलग से भी, जो इस बात के दाई हैं कि हमें रास्ता बनाना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के नुमाइंदों की मौजूदगी में। हम इमरान खान की वो जो बात कह रहे हैं ना, जमानत ईद से पहले या रिहाई ले सकते हैं, तो वो तभी मुमकिन है ना कि जब आप उन शराइत पे वापस आएंगे जिनको आप हकारत की नजर से हमेशा से कह देते हैं मैं नहीं मानता, मैं नहीं सुनता। तो ये वो लोग हैं जो मुखलिस होके गालियां भी खा रहे हैं पार्टी के अंदर लेकिन अपने लीडर के साथ खड़े हुए हैं। तो अब ये फैसला इमरान खान ने करना है कि 31 मई को जब वो दोबारा अपने लोगों से मिलेंगे तो इस बयान से वो पीछे हट चुके होंगे, क्योंकि वो कैंसिल माई लास्ट ऑर्डर के ऊपर हमेशा से यू टर्न खड़े होते हैं कि जनाब जो कह दिया है अगली दफा उससे पीछे हट जाना। वेट करें अभी आप कि ये हो सकता है वो उन्हीं को दोबारा बुला लें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को कि जनाब जरा छा जाओ हमारे साथ। तो इंतजार करें जरा। बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। अपने कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, देखते हैं इमरान खान साहब जो है रिहा होते हैं या नहीं। इस पर जो है वक्त ही बेहतर तौर पर जो है रोशनी डाल सकेगा। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अपने अगले हीरो से आपकी मुलाकात कराने से पहले मैं कुछ सोच रही थी। मैं ये सोच रही थी कि हम बाबूसर टॉप तक अगर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वहीं हमारा सांस फूलना शुरू हो जाता है। बाबूसर टॉप भी दूर की बात है, मुशकपुरी टॉप की बात कर ले तो उस तक ऊपर जाते जाते ही हमारा सांस फूलना शुरू हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। लेकिन जो हमारे अगले हीरो हैं, जो हमारे मेहमान हैं, जनाब सरबाज खान का मैं जिक्र कर रही हूँ। आप सबको पता चल गया होगा कि दुनिया की तमाम जो 8000ers हैं बगैर मसनूई ऑक्सीजन के वो सर कर चुके हैं और ये सेहरा उनके सर लग चुका है और सरबाज ने ये जो कारनामा है वो सर अंजाम दिया और पहले पाकिस्तानी कोहपैमा बन गए हैं जिन्होंने ये जो 14 8000ers थी उनको बगैर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के सर कर लिया है फाइनली। शुरू में 2 चोटियों पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया था, लेकिन सरबाज ने फिर कहा कि ये जो कंचनजुंगा और इसके साथ साथ अन्नपूर्णा है इसको भी बगैर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के सर करना है और ये उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है बगैर किसी डिले के। मैं इस वक्त सरबाज से ही बात करना चाहूंगी, हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सरबाज, सुबह कैसे हैं आप? सुबह बखैर, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और मैं खटमंडू पहुंचा हूं। अपना जो ड्रीम था मिशन समिट 14 विदाउट O2 विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन वो कंप्लीट करके, जो कि दुनिया में बहुत ही कम है, यानी गिने चुने हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपने हमें ही वक्त दिया है और एक्सप्रेसो का जो प्लेटफॉर्म है वो हमेशा से आपका ही अपना ही प्लेटफॉर्म रहा है और इस पर जिस तरह से आप चोटियां सर करते रहे, हमारे साथ मौजूद रहे, मैं कहूंगी कि सैल्यूट है आपको। बगैर ऑक्सीजन के जिस तरीके से आप ये चोटियां सर कर रहे हैं, इतना लंबा सफर था, 7 साल लग गए आपको, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने स्टार्ट किया था किलर माउंटेन नंगा पर्वत से, मेरा अपना मिशन अक्टूबर दुनिया की पहली ऑटो एसेंट नंगा पर्वत से स्टार्ट हुई थी, जिसमें अली भाई, मरहूम अली भाई भी थे और मीमा जी थे। तो वहाँ से लेके अभी तक तकरीबन 7.5-8 साल में मेरा जो जर्नी रहा क्लाइंबिंग का वो बहुत ज़बरदस्त रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का करम है मेरे ऊपर कि एक के बाद एक कामयाबी। और मेरे 3 पीक्स रिपीट करने थे, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और कंचनजुंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मैंने विदाउट ऑक्सीजन एवरेस्ट कर ली और इस साल अन्नपूर्णा और कंचनजुंगा क्लाइंब करके मैंने अपना मुल्क का नाम उन अल्पाइनिस्ट में दर्ज हुआ, जहाँ पे बहुत कम ही लोग, 18 से 19 लोग हैं पूरी दुनिया में, इतनी आबादी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ और बिल्कुल, और हम भी बहुत खुश हैं और हम भी बहुत सेटिस्फाई हैं आपकी कामयाबियों से, क्योंकि पूरी दुनिया में एक नाम रोशन हो रहा है, सरबाज का नाम सर बुलंद हो रहा है। तो ये बताइएगा कि सरबाज आपने सोचा कब कि ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल ना किया जाए और इन चोटियों को सर किया जाए? किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? मैंने जब मैं तकरीबन टीनेज मैं 15 साल का था, मैं पहली दफ़ा K2 बेस कैंप मुझे जाने का मौका मिला जब मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था। वहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ लोग ऐसे मिले जो विदाउट ऑक्सीजन कर रहे थे, जिनमें राल्फ था, राल्फ जोकोविच जो कि दुनिया का मशहूर अल्पाइनिस्ट है, डेनिस उर्बुको है, इस तरह के और 2-4 लोग ऐसे मिले जो विदाउट, गिलेंदे जो दुनिया की पहली खातून है, शी इज़ फ्रॉम जर्मनी, वो कर रही थी विदाउट ऑक्सीजन 2009-10 में। मैं एज ए किचन बॉय में उसके साथ काम करता था। तो मैं इन लोगों से मैंने बड़ा इंस्पायर हुआ कि क्यों ना मैं, क्योंकि पाकिस्तान में आपको बेहतर पता है कि ऐसे सहूलियात है नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2014 में मुझे मिगमा जी जो कि इस दौर का मशहूर अल्पाइनिस्ट माना जाता है दुनिया का, ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे देख के मेरा बिहेवियर, मेरा फिजिक देख के उन्होंने कहा कि यार आप क्यों नहीं आते हो क्लाइंबिंग की तरफ, आप छोड़े, आप बिल्कुल आप फिट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर 2017 में मैंने जब पहली दफ़ा नंगा पर्वत की, जो कि मिशन 14 में बहुत ज़्यादा जो क्लाइंबर्स है वो लास्ट पीक करते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है और इसको किलर माउंटेन कहा जाता। तो जब मैंने वो कर ली तो मुझे यकीन हुआ अपने ऊपर कि मैं कर सकता हूँ मिशन समिट 14 कंप्लीट विदाउट ऑक्सीजन। तो मैंने उसी वक्त अनाउंस की। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आज जब मैं 8 साल बाद अपना पूरा पास्ट और जो कैरियर देखता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। और जबरदस्त सरबाज, हमें बड़ा फख्र है आप पर, क्योंकि अब आप
तमाम 14 की 14 8000ers जो है वो सर कर चुके हैं। तो अब ये सवाल आपसे किया जा सकता है कि बताएं कि कौन सी सबसे ज्यादा टफेस्ट जो है ना वो पीक्स थी आपके लिए? देखा जाए तो हर पीक का एक अलग टेरेन, एक अलग डिफिकल्टी लेवल है, लेकिन नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा जो अभी मैंने कर ली, और ये 4 पीक्स जो मैंने रिपीट कर ली, तो यही मुझे 3-4 पीक्स जो बहुत ज़्यादा टफ लगे। अच्छा, तो आपको सबसे ज़्यादा व्यूज़ किसके अच्छे लगे हैं इन 14 की 14 चोटियों में? हर पीक का एक अलग व्यू है, एक अलग नज़ारा है कुदरत का। एक जब भी आप टॉप पे जाते हैं और आप सराउंडिंग में 360 पे जब आप देखते हैं, तो हर पीक का, क्योंकि मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है, कभी क्लाउडी होता है, कभी मौसम साफ होता है और क्लाउड्स आपके नीचे कारपेट की तरह, यानी आप बयान नहीं कर सकते कुदरत के इन नज़ारों का। वो कहते हैं ना कि आप क्लाइम वो करने के लिए नहीं कि आप अपना नाम, बल्कि आप वो देखने के लिए जाते हैं जो नज़ारे होते हैं नीचे के, वो बिल्कुल यानी आपको और भी कुदरत के नजदीक कर देता है। वो नज़ारे वो बयान करने के काबिल ही नहीं होते। बिल्कुल, आप दुरुस्त बात कर रहे हैं, क्योंकि विजुअल्स देखकर हमें भी जो है ना वो समझ में नहीं आ रहा कि इतने खूबसूरत मनाजिर है, क्या बात की जाए इसके ऊपर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हर चोटी का अपना एक मंजर होता है, हर पीक का, और वो अलग नज़ारा होता है जो अपने शहर में जकड़ लेता है। लेकिन किसी एक मुकाम पर, किसी एक ऐसी पीक पर जहाँ पर आपको लगा हो कि नहीं भाई, इससे आगे मेरा ख्याल है कि नहीं जाना चाहिए और यहीं रुक जाना चाहिए, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो, या फिर उसको एक से ज्यादा बार आपने सर किया हो, उसके बारे में बताएं। देखिए, अगर देखा जाए तो मैंने हर वो पीक तकरीबन अभी लाइक K2 हुआ, K2 मैंने 3 दफ़ा कर ली, एक दफ़ा नाइला के साथ, एक दफ़ा लास्ट ईयर शम्मा जो कि कुंजकी है उसके साथ मैंने कर ली। तो टू बी ऑनेस्ट, हर पीक का एक अलग डिफरेंट व्यू, डिफरेंट नज़ारे हैं। तो लाइक अभी मैंने कंचनजुंगा ये 3री दफ़ा किया मैंने कंचनजुंगा। पहले तो मैंने विदाउट कर लिया 18 तारीख को। अभी ये मेरे घर पे भी पता नहीं है कि मैंने इस बार 2 दफ़ा किया क्लाइम। दफ़ा तो मैं विदाउट ऑक्सीजन करके आया। मेरी वाइफ भी सुनेगी तो फिर मुझे 2-4 सुनाएगी कि भाई क्यों 2 दफ़ा। तो मैं क्लाइम करके आया, फिर दोबारा से मैं अपनी टीम के शेरपा बीमार हुआ था, फिर दोबारा मुझे एक दिन गुजार के बेस कैंप में दोबारा कैंप 3 और फिर दोबारा अटेम्प्ट करके फिर टीम के साथ आना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं अपने आप को यानी क्योंकि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है हमारे क्लाइंबर्स में, यंगस्टर्स में, तो एक कुछ चीज़ों में हम ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो क्लाइंबिंग का जो वो है, इसमें हमारे यंगस्टर बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपना मुल्क का, अपना कम्युनिटी का वो बरकरार रखूं, और इसलिए मैंने कहा कि यार दूसरी तरफ भी कर ले। तो सर बात ये बताइएगा कि आजकल जो है हम देखते हैं कि YouTube पे बहुत सारे जो व्लॉगर्स हैं वो अपनी जर्नी शेयर कर रहे होते हैं। कोई अकेला जा रहा है, पैदल जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल पर जा रहा है, तो उन्होंने कैमरे लगाए होते हैं और वो दिखाते हैं लोगों को जो वो आम जिंदगी में नहीं देख पाते। पहाड़ चढ़ना और ख़ासकर जहाँ बर्फ़बारी है वो तो एक बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो आपके ख्याल में कभी, यानी ये ख्याल आपके जहन में कभी नहीं गुजरा कि आप भी व्यूअर्स को, नाजरीन को ये दिखा सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है ये पहाड़ सर करना? नहीं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैंने कैप्चर की हुई है पूरे अपनी मिशन 14 के, लेकिन हर एक इंसान का अपना एक वो होता है। मैं ज़्यादातर सोशल मीडिया पे टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। लेकिन अभी ये इस दौर का जरूरत भी है कि हम लोगों को दिखाए, वाकई में दिखाए उसके खतरात क्या है, उसका टेरेन कैसा है, ये चीज़ें हमें बिल्कुल दिखाना चाहिए। और इंशाल्लाह मैं आने वाले वक्त में अपना बुक, अपना जो भी मेरा डॉक्यूमेंट्री बनेगी, इसमें बहुत सारे ऐसे मवाद लोगों को मिलेंगे जिनसे फ़ायदा भी होगा उनको, और उनको एक लर्निंग भी मिलेगी, मोटिवेशन लर्निंग भी मिलेगी। इंशाल्लाह ये मेरा प्लान है।
बिल्कुल, ये फिर Amazon नेटफ्लिक्स लेवल की डॉक्यूमेंट्री जो है ना वो आपकी आने वाली है और डेफिनेटली आपको करना चाहिए सरबाज, क्योंकि बहुत सारे आपके जो फैंस हैं, बहुत सारे लोग आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, आपसे इंस्पायर होकर इस तरफ चलते हैं। आपके ख्याल में मेंटली कितना स्ट्रांग होना चाहिए इस काम के लिए, कोपेमाई के लिए खास तौर पर, क्योंकि आपका भी एक बीच में इंसिडेंट है जिसमें डॉक्टर ने शायद आपको एक पीक के लिए मना कर दिया था, तो मेंटली फिट होना, मेंटली स्टेबल होना कितना ज्यादा जरूरी है, मेंटल हेल्थ पे फोकस करना, ये भी जरा शेयर करें। मैं हमेशा से कहता हूं कि इस खासकर क्लाइंबिंग के लिए, क्योंकि उस एलिवेशन पे जब आप क्लाइंब करते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा कम होता है, जिसको हम डेथ जोन डिक्लेयर करते हैं 7000 22,000 फीट से ऊपर, 7000 मीटर से ऊपर को। तो वहां पे आपको डिसीजन लेने के लिए आपको फिजिकली से ज्यादा मेंटली फिट होना बहुत लाजमी है, क्योंकि वहां पे आपको अगर आप कुछ सिम्टम्स लाइक है या हैज का आपको सिम्टम्स आपके बॉडी में फील होते हैं तो तुरंत जल्द आपको अपना डिसेंट इख्तियार करना चाहिए। तो इसलिए इस डिसीजन को लेने के लिए लाइक आपने जिक्र की कि जब मैं लोथ से क्लाइंब कर रहा था, लोथ से एवरेस्ट के लिए 2019 में, जब मैंने लोथ से क्लाइंब की और मेरा फ्रॉस्ट बाइट होगा लेफ्ट टो में, और मुझे डॉक्टर ने कहा कि सरबाज आप नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने तकरीबन $2500 लगाया था एवरेस्ट पे, तो मुझे जाना चाहिए था वहां पे। लेकिन मैंने रात तो 2 दफा बैक पैक की, लेकिन मुझे डॉक्टर ने ये मशवरा दिया था कि अगर आप करेंगे भी एवरेस्ट जाके, लेकिन आप अपना टो से जाया हो जाओगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो डिसीजन मैंने 2 दफा रात को बैक पैक कर ली। फिर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट कर लूंगा। तो वो मेरे ख्याल में मेरा जो फिजिक से ज्यादा मेरा जो मेंटली जो स्ट्रेंथ थी, उसने कहा यार ठीक है नेक्स्ट टाइम। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज विदाउट ऑक्सीजन 14 करने के बाद भी मैं अपना हाथ के 10 अंगुलियां और पाँव की 10 अंगुलियां बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अगर आप ये अवॉइड करते तो आगे कई चोटियां जो सर करने वाली थी वो शायद मिस हो जाती है। अच्छा ये बताइएगा कि आप लोगों की वजह से बहुत तरवीज मिल रही है कोपेमाई के जो ये शौक को, और बहुत सारे जो पाकिस्तानी ना सिर्फ मुल्क में रहते हैं पाकिस्तान में, बल्कि गैर मुल्क बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी है वो भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन कोई ट्रेनिंग इस खासकर आपको लगता है ऐसी दी जाती है, या लैब्स है कुछ जिसमें ट्रेनिंग इनको मिलनी चाहिए, बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए और फिर ये कोपेमा को या कोई पहाड़ सर करने के लिए निकलें? कोई लैब्स आपको दिखाई देता है? देखा जाए तो लास्ट 3-4 साल से बहुत सारे डाउन से, खासकर क्योंकि गिलगित बल्चिस्तान या पहाड़ी लोग यूज्ड टू होते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन डाउन से बड़ा काशिफ शेरोज हो गया, और अभी डॉक्टर शाइला ने कर ली कंचनजुंगा, अनम है, नाइला है, और भी बहुत सारे लोग, असद मेमन है कराची से, बहुत सारे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप जब तक आप पूरे पाकिस्तान से इस गेम को लाइक क्रिकेट को ले ले, तो इस तरह जब तक हम ये नहीं करेंगे, पूरे पाकिस्तान से लोग नहीं आएंगे, इस खेल को हम आगे नहीं बढ़ा सकते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है एडवेंचर टूरिज्म, खासकर क्लाइंबिंग जो 8000 पे कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो अभी तक कोई ऐसा इदारा, टू बी ऑनेस्ट हम बिल्कुल अनलकी है कि हमारे पास एक ऐसा इदारा नहीं है जो कि ऐसे यंगस्टर्स को तरबियत दी जाए और इनको सर्टिफाइड की जाए, ताकि जो नेपाल से हमारा जो आ रहे हैं उसका गैप को हम फील कर सकें। तो इंशाल्लाह मेरा भरपूर कोशिश रहेगा कि इंशाल्लाह। सरबाज बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त है, लेकिन इतना हौसला लेकर कैसे आना है जो 14 बुलंद तरीन चोटियाँ बगैर ऑक्सीजन के, जिसको आप खुद कह रहे कि डेथ जोन डिक्लेयर कर देते हैं, उससे ऊपर जो हाइट होती है, उसके लिए इतना हौसला लाना कहाँ से है? कि आप स्टार्ट करते हैं तो और यहाँ से नियत आपका अगर ठीक हो काम करने का, तो कर लेता है ऊपर वाला, दे देता है, हौसला दे देता है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सरबाज, आपकी गाइडेंस है और ये जो हौसला है इसको बुलंद रखना चाहिए। वो लोग जो कोपेमाई का शौक रखते हैं, मुझ जैसे लोग तो ये देखकर ही इन पहाड़ों की जो ये देखकर ही खौफजदा हो जाते हैं और कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो लोग जो चाहते हैं इनको सर करना, वो सरबाज की हिदायत पर अमल करें। सरबाज बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक पर जाएंगे।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में आप बात करते हैं ईद की। तो पाकिस्तान में ईद उल अज़हा कब होगी, सबकी ज़बान पर यही सवाल है। तो स्पार्को ने अहम पेशगोई कर दिया और मुल्क भर में ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान जाहिर कर दिया है। स्पार्को के मुताबिक जिलहज के चांद की पैदाइश 27 मई को 8:02 पर होगी, जबकि 27 मई को चांद की उम्र तकरीबन 11 घंटे 34 मिनट होगी। मजीद इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम मुस्तफ़ा लगारी साहब, डिविजनल हेड एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स डिवीजन स्पार्को। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताइएगा लगारी साहब कि आज जिलहज का चांद नजर आने के इम्कानात हैं या कल ही वाज़े तौर पर नजर आ सकेगा? जी, क्योंकि जैसे कि चांद की जो पैदाइश है वो पाकिस्तानी मयारी वक्त 8:02 सुबह के हुई है आज, तो तकरीबन गुरूब आफ्ताब के वक्त जो है ये चांद जो है 11.5 घंटे का होगा, इसकी उम्र जो है। और जो चमक है, यानी अगर आप फर्ज कर लेंगे 24 का चांद जो है वो अगर 100% है तो ये तकरीबन उसका आधा परसेंट यानी 0.5% होगा। तो इस तरह के चांद जो है इंसानी आंख या टेलीस्कोप से देखना नामुमकिन सा बन जाता है। तो होपफुली जो प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक जो है चांद आज दिखना जो है मुश्किल है और कल ये 30 ज़िकत जो है पूरी होंगी और 7 जून को इंशाल्लाह जो है ईद का इम्तिहान है। जी ओके, बिल्कुल ठीक है। अच्छा गुलाम मुस्तफा साहब, ये भी बताएगा कि चांद का एक कैलेंडर बनाया गया था, उसमें कोई तब्दीली आई है या वही है जो बनाया गया था और उसके मुताबिक ही चांद नजर आ रहा है? जी बिल्कुल वही है और उसी तरह से ही जो उसके पीछे जो डेटा होता है उसी हिसाब से जो है वो तारीखों का जो है ऐलान किया जाता है कमरी कैलेंडर में भी। तो ये जो कमरी कैलेंडर होते हैं बेसिकली जो है ये एक मदद फराहम करते हैं रोयत हिलाल कमेटी को भी, और उनकी जो शहादतें जो है वो गवाहियां जो है वो जब उनको रिसीव करने की बारी आती है तो उसमें भी इस डेटा को जो है वो मद्देनजर जाता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। गुलाम मुस्तफा लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ईद के हवाले से बहुत ज्यादा कश्मकश चल रही थी, हमने कहा कि स्पार्को से ही आपको ऑथेंटिक खबर ले दें, वो हमने ले दी। अभी हम जाते हैं ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। टॉप ऑफ द आवर सेगमेंट निकले तेरी तलाश की बात करते हैं। आज वकार अहमद मलिक और मुस्तनसर हुसैन तारक साहब बात कर रहे हैं कि 2 तरह के लोग पौधे लगाते हैं, एक रिकॉर्ड बनाने के लिए और दूसरे माहौल से मोहब्बत करने के लिए। मगर दरख्त लगाने का मतलब एक मुकम्मल जिम्मेदारी होता है जिसको उठाना और उसके साथ उसकी पासदारी करना बहुत ज़रूरी होता है। आइए चलते देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में तार साहब के साथ हम हर हफ्ते एक सवाल करते हैं। बहुत शुक्रिया तार साहब। आज का जो मेरा सवाल है वो ये है कि हमने शुमाल में भी शजरकारी देखी और पाकिस्तान में कई ऐसे हिस्सों में शजरकारी देखी जिसमें बेसिकली दरख्त लगाने वाला जो है वो इससे आगाह है कि ये जो मैं दरख्त लगा रहा हूँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी एक नई जिम्मेदारी का एक इजाफा कर रहा हूँ मैं अपने सर पे। लेकिन एक और रवैया भी कुछ अर्से से देखने में आ रहा है, उसका एक पॉलिटिकल आप इस्तेमाल कह लें या मुख्तलिफ इदारों का एक शोहरत का एक टैक्टिस कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं, ये मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स तोड़ने के 1 मिनट में हमने 26,000 दरख्त लगा दिए। आप एक हफ्ते के बाद जाएँ वहाँ 26,000 दरख्तों वाली साइड पर, तो दरख्त तो इस तरह नहीं लगते। मतलब दरख्त एक ऐसी चीज़ है जो कि आपसे एक तो आपसे कमिटमेंट मांगती है, आपसे जिम्मेदारी मांगती है, आपसे वक्त मांगती है और ये एक तवील जिम्मेदारी होती है आपकी। शुमाल में हमने देखा है कि जहाँ वो दरख्त लगते हैं वहाँ पे बाकायदा मुख्तलिफ लोगों की ड्यूटीज़ गांव के अंदर नंबर ऑफ ट्रीज़ के हिसाब से ड्यूटीज़ लगी होती है। इसकी वजह से पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जो शजरकारी मुहिम है वो बड़ी कामयाब होती है। तो ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वाला फिनोमेना है या मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स बनाने वाला फिनोमेना है, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? ये कल्चरल जितनी चीज़ें होती उनको एक तो मॉडर्निज्म कह लें या एक कैपिटलिस्टिक जो सिस्टम है सरमायाकारी का जिसमें पैसा अहम है, वो उन सबको बहा के ले गई। चुनांचे ये रिकॉर्ड बनाने वाला तो इससे ज़्यादा रिडिकुलस बात मैंने आज तक नहीं सुनी। मतलब है कि दरख्त बच्चों की तरह होते हैं, आप ठीक है उनकी शजरकारी करें, उनको बच्चों की तरह आप पालें पोसें, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड बना रहे हैं तो इसी तरह ही है कि जैसे मैं 100 बच्चे पैदा करूंगा, ये ऐसा नहीं होता। आप 100 बच्चों को नहीं पाल सकते। हमारे यहाँ जितने भी, मैं मार्टन पार्क जाता हूँ,
अब वहाँ पे आई शो यू कि वहाँ मैग्नोलिया के उन्होंने 2 दरख्त लगाए, और जिन साहब ने लगाए उन्होंने जितने इतने वो बूटे थे और उससे दुगनी तख्ती लगाई कि फलां साहब ने इफ्तिताह किया, और उनको पता नहीं होगा कि ये कौन सा दरख्त है। एक तो मैग्नोलिया लगाना ही नहीं चाहिए, ये गैर मुल्की दरख्त है और वो इस तरह पनपता भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि भाई 3 महीने के अंदर वो गायब हो गए। इस तरह शजरकारी नहीं होती। अब मसलन गिलगित बल्तिस्तान में आप जाएं, उसमें बहुत सारे ऐसे ओकेजन जो खुशी के हैं वो इस तरह मनाते हैं कि जी आइए हम 10 शजर लगाते हैं पहाड़ी। अगर बच्चा पैदा होता है तो इसकी खुशी में ये फिर ऑटोमेटिक ये सिलसिला चलता रहता है। रिकॉर्ड वाला जो है वो तो इसके अलावा आप देखें ना कि फलां इतनी 1 मिनट में इतनी उबासियाँ ले ली, और पहाड़ों में भी यही है कि जी मैं इतनी जल्दी चढ़ गया। ये सारी नेचर के जितने करिश्मे हैं ये रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं है, और रिकॉर्ड अगर बन भी जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, किसी किताब में आ जाएगा ना, उसका फ़ायदा तो कोई नहीं होगा। चुनांचे यहाँ भी मसलन जो शजर लगाए जाते हैं, मतलब है कि जिनका ताल्लुक इस सरजमीन से नहीं होता, उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है इस्लामाबाद में हेलीकॉप्टर से वो बाहर से ब्राज़ील वगैरह से जी ऐसे चीज़ें जो जल्द उगाए। हम ये भी तो चाहते हैं ना कि हर चीज़ फटाफट हो जाए, रिकॉर्ड टाइम में हो जाए, जी इतने में बन गई, इतने में बन गई। चाइनीज़ कर सकते, हम नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर से वो बीज फेंके गए, मरगला की पहाड़ियाँ, ये वो पटवार था, बिल्कुल बंजर था, वीरान था, उसमें दरख्त तो उगाए, लेकिन उसका पोलन जो है, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इस्लामाबाद से चले जाते हैं कहीं और, जब पोलन का सीज़न आता है उनको एलर्जी होती है और वो मतलब है कि उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि गैर मुल्की दरख्त है ना। एक इंतज़ार साहब से अक्सर परिंदों और दरख्तों के बारे में बात होती थी, तो मैंने उनको बताया कि आपको पता है कि भाई शाम डले इस्लामाबाद से बहुत सारे परिंदे रावलपिंडी की तरफ जा रहे हो। कहेंगे आप अजीबोगरीब बातें करते हैं। मैंने कहा सर क्योंकि मैं 10 साल वहाँ रहा हूँ, शाम को सैर के लिए निकलता था, मुझे नहीं समझ आती थी कि ये परिंदे उधर क्यों जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं रहते। मालूम ये हुआ कि वो परिंदे इस्लामाबाद आते हैं दाने दुनके की तलाश में, क्योंकि खुराक होती है, मॉडर्न बस्तियाँ हैं वहाँ पे, मतलब खुराक भी ज़्यादा, फेंकी भी ज़्यादा जाती, लेकिन उनके घोंसले जो है वो पिंडी के इर्द गिर्द जो पुराने दरख्त हैं उनमें। यानी ये इट इज़ ए वेरी स्ट्रेंज फिनोमेना कि इस्लामाबाद में चंद एक परिंदे होंगे, अदरवाइज कोई परिंदा शजर में, उन शजर जो बाहर से इंपोर्ट किए गए उनमें घोंसला नहीं बनाता, क्योंकि उसकी जो महक है वो कीकर की महक जो है वो चाहता है, वो अपना टाली की महक चाहता है, वो बरगद की महक चाहता है, उसमें एक स्ट्रेंज सी जो महक आती है और वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। यानी परिंदे भी जो है वो तखसीस रखते हैं, हम नहीं रखते। अब हमारे डेरा गाजी खां और वहाँ पे सिंध में खजूर होती, यहाँ लाहौर पे किसी बहुत बड़े दानिश्वर ने फैसला किया कि ये खजूर के दरख्त लगाने चाहिए ज़िबाइश के लिए, और वो पले पलाए मिल जाते थे, उसमें जाहिर है कि माली फ़ायदा भी होता था, ये लगाए गए, वो नहीं चले। भाई लाहौर की गर्मी में यानी किस तरह वो, या लाहौर की सर्दी में किस तरह वो पनप सकते हैं। चुनांचे गैर मुल्की दरख्तों का है, इसमें सबसे बड़ा जो मतलब किलर ऑफ द ट्रीज है वो सफ़ेदा है। सफ़ेदे का कोई नामो निशान नहीं था आज 40-50 साल पहले, फिर ये इंट्रोड्यूस हुआ। सफ़ेदे की प्रॉब्लम ये है, उसमें भी कोई परिंदा घर नहीं बनाता कि वो दूसरे दरख्तों का रिज़्क़ खा जाता है, उसकी जड़ें फैलती हैं क्योंकि पानी उसको इतना दरकार होता है, उसकी जड़ें फैल कर मकानों में घुस जाती हैं इधर उधर, बाकी जो दरख्त हैं वो सूखना शुरू हो जाते हैं। चुनांचे वो जो होता है ना उस खित्ते की आबो हवा, ये आज नहीं है, ये मतलब हज़ारों शायद लाखों साल से ये जो चीज़ें हैं ट्रायल एंड एरर के साथ वो चलती आ रही हैं। दरख्त सिर्फ वही पनपते हैं जो उस आबो हवा के मुताबिक हो, और मतलब परिंदे उसको उनको घर बनाएं।
अब मुख्तलिफ जो है जड़ा वाला जो है ये इसलिए मशहूर हुआ कि वहाँ पे एक दरख्त था जिसकी जड़ें बहुत ज़्यादा थी। इसी तरह गाँव में जिस तरह मैंने तज़किरा किया बेरी का, तो मरे ननिहाल में रिवाज था कि तकरीबन हर घर में तरेक का दरख्त हो। अब तरेक जो है, तरेक में गंद बहुत डालती ऑब्वियसली, उसमें पत्ते गिराने होते हैं मौसमों के मुताबिक। ये जो सदाबहार दरख्त होते हैं ना, ये सब निकम्मे होते। हमेशा वही दरख्त जो है खूबसूरत होता है और उसमें अफादियत होती है जिसके पत्ते गिरते हैं। मैं फलों के दरख्तों की बात नहीं कर रहा, उसमें भी मतलब कि चेरीज और ये वो उनके पत्ते गिरते हैं। चुनांचे हमारे माल रोड पे, अब मैं 50s की बात करूँ, कि तकरीबन तमाम पीपल के दरख्त, उनकी छाँव बड़ी घनी थी और कुछ बरगद भी थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फैलाव शुरू हुआ। सबसे पहला वार दरख्तों पे होता है, नोबडी बॉदर्स अबाउट इट। और वहाँ पे मुझे याद है कि बड़ा दरख्त काटने आए लोग, या मतलब सरकारी तौर पे, तो जो दरख्तों के हैं पुजारी कह लें और जो प्यार करते हैं, वो अपने आप को दरख्तों से बांध लेते हैं कि भाई हमें काटोगे तो तब। एक मुझे वाकई याद आता है, जब मैं मॉर्निंग ट्रांसमिशन कर रहा था तो अक्सर बाई रोड जाता था, तो पिंडी के नज़दीक इधर एक छोटा सा कस्बा है, मुझे अब नाम भूल रहा है, वहाँ पे बन रही थी सड़क दोबारा। जीटी रोड तो आपको याद, आपको क्या याद होगी, मुझे याद है, छोटी सी सड़क थी जीटी रोड और दोनों तरफ कीकर के दरख्त घने। आज मतलब सारे ही गायब हो गए, कोई उसमें है नहीं। तो वहाँ पे बरगद के 4 पुराने दरख्त, और पहले ज़माने में मैं जब गुजरा करता था तो वहाँ लोग बैठे होते, उसकी छाँव में बैठे होते। मतलब कि एक ड्राइंग रूम है ना कुदरत का, जहाँ पे लोग बैठते थे। वहाँ मतलब कि वहाँ परिंदे आते थे, घोंसले बनाते थे। इट वाज ए कल्चरल फिनोमेना। तो ये रोड बिल्डिंग वालों ने 2 दरख्त काट दिए थे। अच्छा, मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि मैं गुजरता था वहाँ से, तो मैंने 2 बाकी थे। तो मैंने मीडिया का जो होता है ना इस्तेमाल, वो बहुत मुस्बत भी हो सकता है, उसको सोशल मीडिया का भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मीडिया का इस्तेमाल वही होता है कि मतलब है कि आपको अगर सेंस है इन्वायरमेंट की या इस मुल्क की या अपने कल्चर की, तो आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं मीडिया के थ्रू। चुनांचे मैंने एक सिलसिला शुरू किया क्योंकि मैं हर रोज़ करता था, आगाज़ में करता था उन 2 दरख्तों से जो अभी कायम थे, और मैंने एग्जैक्ट वो स्पॉट पिन पॉइंट किया कि जी वहाँ दरख्त सड़क बन रही है और 2 दरख्त काटे जा चुके हैं और 2 दरख्त बाकी हैं। अब मैं जब भी गुजरता हूँ मुझसे फरियाद करते हैं कि हम सैकड़ों वर्षों से यहाँ मौजूद, ये हमारा घर है, आप तो बहुत बाद में आए, तो हमें को बचाने वाला कोई नहीं है। उसका नतीजा ये हुआ कि 3-4 प्रोग्राम्स में जब मैंने रेफरेंस दिया, तो अब भी, ये मैं कुछ 4-5 साल पहले गया था, तब तक तो था, अब भी वहाँ पे जो रोड बिल्डर्स थे उनमें किसी को तरस आ गया या वो भी ट्री लवर था, तो वहाँ भी उन्होंने एक खम दिया हुआ है रोड को और वो दरख्त वहाँ से मौजूद। चुनांचे इस किस्म की कैंपेन जो है, अगर आप चाहते हैं कि कदीम दरख्त, अच्छा एक और चीज़ है कि हम अपने दरख्तों को पहचानते नहीं, नाम शाम कोई नहीं लिखा हुआ है, दरख्त है, सिवाय जिना बाग में चंद दरख्तों के ऊपर नाम लिखा हुआ है, और वो जो शजरकारी होती है उसमें ये लिखा होता है अखबार में कि जी फलां पौधा लगा रहे हैं या दरख्त लगा रहे हैं। भाई आप नाम दे दें कि कौन सा दरख्त है, अवेयरनेस आए। चुनांचे हमें नहीं पता। और आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ कि बर्रे सगीर का जो कदीम दरख्त, उसमें ज़ाहिर बरगद भी है, लेकिन उसमें एक समंदर फल नाम का है जो उसका मॉडर्न नाम, उसका संस्कृत नाम मुझे नहीं मौजूद, मार्टन पार्क में मौजूद, किसी को नहीं पता, किसी ने लगा दिया है। सिर्फ फूल उसमें आते हैं और उनकी अजीब सी महक आती है,
ख़ास मौसमों में, और नीचे उनका सर फूलों का फर्श बिछ जाता। 2000 साल पहले के जो मखसूसतें हैं उनमें सौंदर्य फल का फर्ज, यानी वो कॉन्टीन्यूटी है आपके कल्चर की। तो इसी तरह ही अगर आप हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो है उनको मस्मार कर देते हैं कि कल्चर हम दोबारा तामीर कर लेंगे, दरख्त भी वैसे ही हैं, आप दोबारा वो दरख्त उतने बड़े नहीं लगा सकते। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब बात करते हैं ऐसी बाहिम्मत, बाकिरदार और इंसानियत दोस्त शख्सियत की जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा बन चुकी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी नयाद फ्रांसीसी शहरी डॉक्टर नगमाना कियानी की, जिन्हें फ्रांस की सरजमीन पर उनकी समाजी और इंसानियत दोस्त खिदमात के एतराफ़ में अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर नगमाना कियानी ने यूरोप में आला तालीम हासिल की। न्यूरोबायोलॉजी जैसे मुश्किल शोबे में महारत हासिल करने के बाद उनके सामने दुनिया भर में कामयाबियों के दर खुले, लेकिन उन्होंने जिंदगी के आसान रास्ते को नहीं चुना। उन्होंने अपना वक्त, इल्म और वसाइल अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। 2005 में उन्होंने EPDH के नाम से एक गैर सरकारी तंजीम NGO कायम की, जिसका मकसद नस्ल, रंग और मजहब से बालातर होकर इंसानों की खिदमत करना था, इंसानियत की खिदमत करना था। जहां भी इंसानियत पुकारती, डॉक्टर नगमाना कियानी और उनकी टीम बगैर तवक्कुफ के पहुंच जाती है। चाहे वो पाकिस्तान में 2005 का जल्जला हो, 2010 और 2022 के तबाहकुन सैलाब या अफ्रीका के पसमानदा इलाके, उन्होंने इंसानियत दोस्ती की मिसाल कायम की है। और फिर 10 मई 2025 को फ्रांस ने उनकी कुर्बानी, खिदमत और जज्बे को सराहते हुए उन्हें अवार्ड से नवाजा। ये अवार्ड सिर्फ उन अफराद को दिया जाता है जो दयानतदारी, कुर्बानी और आला अखलाकी इक़दार की अमली मिसाल हो। डॉक्टर नगमाना कियानी को यह एजाज़ हासिल हुआ और इस पर हर पाकिस्तानी को फ़ख्र है। मज़ीद बात डॉक्टर साहिबा से कर लेते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने। डॉक्टर नगमाना, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे। फ्रांस जैसे मुल्क से ये एजाज़ पाना एक गैर मामूली बात है। फ्रांसीसी हुकूमत ने आपकी जिन खिदमात को खास तौर पर सराहा, उनके मुतालिक बताइएगा और कैसा महसूस कर रही हैं अब आप? बहुत फ़ख्र कि आप आज़ाद पाकिस्तान की बेटी। मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि जब मुझे ये एजाज़ दिया गया तो जो मिनिस्ट्री से आई हुई थी, उन्होंने कम से कम मेरे ख्याल 10 मिनट की लंबी स्पीच की, और उसमें से जो सबसे प्यारा जुमला जिसकी वजह से मेरे आंसू रोक नहीं पाई, वो ये था कि आज पाकिस्तान की बेटी को अवार्ड दिया जा रहा है। जबरदस्त। तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए एजाज की बात थी। और दूसरी बात यह है कि ये अवार्ड आपने बहुत अच्छी तरह रेज़्यूमे किया कि उन लोगों को दिया जाता है। तो ये मैं शार्ल द गोल जिन्होंने ये बहस किया था, उन्होंने उस वक्त दूसरी जंग अज़ीम में स्टेप लिया था जर्मनी हुकूमत के खिलाफ कि he didn't want to give up, कि हम हिटलर के सामने टकने दौड़ते हैं। तो इसी तरह मेरी ये एजाज़ की बात है कि मैंने भी गरीबी और नफरतों के सामने सर नहीं झुकाया। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटी सी चुनटी हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। और ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये आप सबका है, आप सबके प्यार का है, आप सबकी मोहब्बतों की वजह से आज तक मैं ये काम करती आ रही हूँ। मेरे सबसे पहले मेरे माँ बाप का है, जिन्होंने हमेशा मेरे पे एतमाद किया और यही कहा कि बच्चे अपने लिए तो सब कुछ हर कोई जी लेता है, लेकिन आपने बेटा दूसरों के लिए जीना है, दूसरों के लिए कदम उठाना है। जिंदगी का सफर बहुत मुश्किल है, लेकिन हर कोई, मैं भी, आप भी, एक वक्त आता है जब किसी को ये सुनने की जरूरत होती है कि यू कैन, आप कर सकते हो, हम आपके साथ हैं। और ये कुछ लम्हे, कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो आपको एक जिंदगी का नई उम्मीद दे देते हैं। बिल्कुल, तो बेटा सिर्फ जिस तरह से आप कह रही हैं, हमें बहैसियत कौम आप पे बड़ा फख्र है। और जिस तरह से आपने भी बात की कि कुछ जुमले जो हैं वो ही मोटिवेट कर जाते हैं, क्या आपको यहीं से मोटिवेशन मिली जो आपने अपना पूरा कामयाब करियर छोड़कर ये अवामी खिदमत का रास्ता चुन लिया? आपको EPHD का मैं जिक्र करूंगी, वो बनाने का ख्याल कैसे आया? सच पूछो तो EPDH का जो एग्जैक्ट मीनिंग है इन फ्रेंच इज ensemble pour le développement humain, together for human development। तो खिदमत खल्क जो सी है हमारे DNA में है।
बड़ों बुजुर्गों को भी यही करते हुए देखा, माँ बाप को भी यही करते हुए देखा। तो ये एक चीज हमें विरासत में मिली है और जिसपे हमें फख्र है। तो ये समझो कि बस ये जो इश्क है ना, प्यार तो हर कोई करता है बेटा, इश्क किसी किसी को नसीब होता है। तो ये समझ लो कि हमें इश्क है अपनी खिदमत। बिल्कुल ऐसा ही है। That's it। इससे मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। हर इंसान के, हर बच्चे से लेके बड़े तक, बुजुर्गों तक, अगर वो जब हमारे पास आते हैं ना, और जब वो आंसुओं के साथ आते हैं और जाते हैं, उनकी आंखों में उम्मीद होती है ना, तो मेरे बच्चे, इससे बड़ा अवार्ड कोई भी नहीं है, इससे बड़ा सुकून कोई भी नहीं है। पैसा हर किसी के पास है माशाल्लाह, जो रेडी लगाता है सड़क पे उसके पास भी है, और मेरे जैसे चलों के पास भी है, लेकिन इधर जो सुकून है ना बच्चे, ये वो देता है बस। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बताइएगा कि आपने किन किन मुल्कों में एनजीओ में काम किया और किस किस्म की खिदमत फराहम की? बच्चे, हमारी एनजीओ जो सी है ना, मैं अक्सर ये कहती हूँ कि मुझसे पूछा जाता है कि आप किस किस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हम यही समझो कि जिंदगी के हर फील्ड में, जिंदगी के कोई भी मुश्किलात हो ना, तो हर कदम पे साथ होते हैं। मगर पर्टिकुलरली हम तालीम, सेहत और अवेयरनेस का वो काम पूरे फ्रांस में कर रहे हैं बच्चे। मुझे यहाँ पे एज अ हेड, अगर हम कोविड की बात की जाए तो इट वाज ऑनर फॉर मी बेटा कि मुझे यहाँ का हेड बनाया गया था अवेयरनेस का, और मैंने पूरे फ्रांस में बच्चे यहाँ पे 95 के इलाके में, बहुत बड़ा ये हेड बना 93, जहाँ पे बच्चे कोई भी नहीं काम करना चाह रहा था ना, कि सबको अपनी अपनी पड़ी थी कि यहाँ गया तो मौत आ जाएगी, यहाँ गई तो मौत आ गई। सारे कहते थे नगमाना को भेजो, ये कर लेगी। तो खिदमत करना बच्चे वो हर जगह करते रहे, हम लोग हेल्थ में भी करते रहे। अगर तालीम की तरफ आए तो मोर देन 11,000 स्टूडेंट हैं जो हमारे एनजीओ से होके गुजरे हैं, और माशाल्लाह वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, डॉक्टर हैं, आर्किटेक्ट हैं, और ये वो बच्चे हैं जिन पे कोई एक पेनी भी ना नहीं कह सकता था कि आप लोग कुछ करोगे। मोस्ट ऑफ देम ये क्या करते हैं कि एयरपोर्ट पे इनको सफाई का काम मिलता है, तो इनकी इंटर्नशिप भी इसी तरह ही होती है, किसी सैंडविचेस वाली दुकान पे जाके काम कर लेना। लेकिन हमने अपने बच्चों के लिए, हम सब, बल्कि मेरी टीम, मेरे जितने भी नेटवर्क है, हम लड़े हैं उनके लिए। बेटा, किसी को ये कह देना कि ओ यू कैन डू इट, ना 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 ना, ये काफी नहीं है। उसका साथ दो, उसके साथ लड़ो, उसके साथ भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप दुरुस्त कह रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपने जिस तरह से जिक्र किया, फ्रांस में भी आपने कोविड के टाइम में, और बिल्कुल पाकिस्तान में जी जब वो जलजिला और सैलाब का वक्त था, उसमें भी किरदार अदा किया आपकी एनजीओ ने। फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? क्या पाकिस्तान या फिर दीगर ममालिक में मजीद जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर आप कर रही हैं काम? जी बिल्कुल, आजकल भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में KPK में हमारे स्कूलिंग भी हो रही है, एक छोटा सा सेंटर भी है, और बच्चे हम तो और ज्यादा करना चाह रहे हैं। हाँ, हमारी एक बहुत बड़ी मुश्किल है फिलहाल, वो ये है पाकिस्तान में कि हमारी एनजीओ एज अ आई एनजीओ रजिस्ट्रेट नहीं हो रही। अगर वो हो जाती है तो बच्चे, मैं ये नहीं कहती कि जी पलटे बढ़ के रख देंगे तो ये करके रख देंगे, ना ना ना, बात मैं सीधी करती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि बेटर हो सकता है, हमें मौका दिया। अगर ये हो जाती है रजिस्ट्रेशन, तो मेरा तो दिल यही कहेगा कि मैं अपने मुल्क के पूरे कोने में काम कर सकूं। तो तालीम के लिहाज से, सेहत के लिहाज से हमारे मुल्क में बच्चे बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। ऐसे ऐसे हीरे हैं आप जैसे, मगर उनकी कदर कोई नहीं है। तो मेरा काम है सिर्फ उनको हाईलाइट करना, और कुछ नहीं हूँ मैं। तो ये बताएं, फलाही कामों के साथ आपके कैसे जुड़ा जा सकता है, या इस कॉज का हिस्सा कैसे बना जा सकता है? वेलकम जी। नेकी तो पूछ के मेरा EPDH के, देखो किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जी मेरे पास फलानी डिग्री नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। जस्ट कॉन्टेक्ट अस। क्या पता आपकी छोटे अक्सर मेरे ना छोटे भतीजे बचाने सारे बच्चे, मैं तो उनसे भी मशवरा करती हूँ, उनकी भी विजन लेती हूँ। कभी भी अपने आप को इतना मत समझो कि मैं क्या करूंगा, मैं किस तरह कर सकता हूँ। अरे मिलके करो। हमारे तो EPDH में यही है, छोटे से लेके बड़े से बड़े तक। जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है मैं सबसे पूछती हूँ, बेटा आप कैसे करोगे, अगर आप होते तो आप कैसे डिसीजन लोगे। कभी भी किसी छोटा मत समझो, हर किसी के पास टैलेंट है,
बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नगमाना कियानी साहब हमारे साथ मौजूद थी। इंतहाई टैलेंटेड तरीके से उनकी एनजीओ काम कर रही है, वो खुद फलाही काम कर रही हैं, उस पर उन्होंने खुद भी रोशनी डाली और हमने भी डाली। जो बच्चों के लिए वो काम कर रही हैं, इसमें फिर जो बच्चे बाकी रह गए हैं वो भी बच्चे नहीं रहेंगे, उनके लिए अलम बुलंद कर लिया डॉक्टर नगमाना ने। और ये अलम जो है इसके साथ जो इस कॉज में शिरकत करना चाहते हैं उनको उन्होंने वेलकम किया है। तो जो कार्य खैर है उसमें अपना हिस्सा डालें और ऐसे कॉजेज़ को आगे बढ़ाएं जो फलाही काम, जो बाकी जो माशरे की फलाह में बेहतर कारकर्दगी और बेहतर काम कर सकें। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। एक बार फिर कुछ बात करते हैं स्कॉश की। तो पाकिस्तानी स्कॉश स्टार अशरफ इरफान मुसलसल कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। अशरफ इरफान ने 2025 के स्वार्मर साउथ ऑस्ट्रेलियन ओपन में शानदार कामयाबी हासिल की है, जहां उन्होंने फाइनल में डंकन कूली को 11-9 और 10-11, 8-12 से शिकस्त देकर अपना टाइटल जीता है और लाहौर PSA छठा, ये जो उनका लाहौर से उनका ताल्लुक है। इसके अलावा 20 साल अशरफ इरफान ने गुज़िश्ता सालों में स्कॉश की दुनिया में नुमाया मकाम हासिल किया है और उन्होंने 2024 में रोचेस्टर प्रो, ह्यूस्टन ओपन और माइल हाई 360 क्लासिक जैसे अहम टूर्नामेंट्स जीत लिए हैं। और जिस तरह से शानदार खेल का वो मुजाहिरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, फतह के बाद उनकी जो आलमी रैंकिंग है वो मजीद बढ़ गई है। वो 66 से बढ़कर 57 हो गई थी और मजीद स्कॉश चैंपियनशिप जो उन्होंने जीती है अशरफ इरफान ने, उन्हीं से उस पर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अशरफ, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। सबसे पहले तो अशरफ आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद, गुज़िश्ता कुछ ही अरसे में आपने मुसलसल 2 बड़ी कामयाबी हासिल की हैं, क्या कहेंगे? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अल्हम्दुलिल्लाह के जिस तरीके से मैं पिछले 2 टूर्नामेंट्स में खेला तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। इसमें मेरी अपनी मेहनत भी है, ऑफ कोर्स मेरी कोचेस की भी है, और जिस तरीके से मैं स्क्वॉश खेल रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह के मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये पिछले 2 इवेंट्स अपने जीता। एंड इंशाल्लाह आगे मेहनत चलती रहेगी और आगे और भी इवेंट्स हैं तो उसमें भी इसी तरह की परफॉर्मेंस आएगी बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो ये बताइएगा, स्वार्मर साउथ ऑस्ट्रेलियन ओपन जो चैंपियनशिप थी 2025 का, वो तजर्बा कैसा रहा आपका और कितना मुश्किल रहा ये टाइटल जीतना? नहीं, बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि मैं इधर ह्यूस्टन से ट्रैवल करके गया था तो ऑफ कोर्स यानी फ्लाइट भी काफ़ी लंबी थी तो थोड़ा सा टाइम जोन और उसमें थोड़ा सा वो आपको डिफ़िकल्टी ज़रूर होती है। और ऑफ कोर्स एक नई जगह पे बिल्कुल, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया गया था तो एक नई जगह पे जाके ट्रैवल करना और खेलना इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट। लेकिन क्या कहते हैं, बिल्कुल ऐसी है, यानी बड़ी अच्छी जगह थी। ऐसे ही आपको नए लोगों से, नए प्लेयर्स से खेलने का मौका मिलता है। आई वाज नंबर 1 सीड और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नंबर 1 सीड था और मैंने नंबर 1 ही फिनिश किया। अच्छा, आपको आराम करने का वक्त मिला? क्योंकि अमूमन आम आदमी तो जो है जेट लैग का शिकार होता है जब वो वापस आता है, तो उसको दौरानिया चाहिए होता है, कम से कम एक दिन तो चाहिए होता है अपनी थकान उतारने को। तो आपको मिला? नहीं, बिल्कुल यही मैं बताने लगा था कि मैं, बल्कि मेरा इवेंट स्टार्ट हो रहा था 21 को, तो मैं यानी तकरीबन मैंने ट्रैवल किया था 3 दिन पहले, तो आई वाज देयर बिफोर लाइक 3 days बिफोर द टूर्नामेंट। तो उसकी वजह से यानी थोड़ा सा जेट लैग था मुझे, लेकिन 3 से 4 दिन बाद जब आई वाज लाइक देयर। जबरदस्त। अच्छा अशरफ, छठा PSA टाइटल था ये आपका, बहुत बड़ी डेफिनेटली अचीवमेंट है। इसके पीछे मेहनत कितनी ज्यादा थी? नहीं, ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसी है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा ये छठा PSA टाइटल था और ऑब्वियसली मेहनत जो है बहुत होती है। अभी मैं इधर ह्यूस्टन स्क्वाश क्लब में, टेक्सास ह्यूस्टन में बेस्ड हूँ और पिछले 2 साल से इधर ही मैं अपनी फुल ट्रेन कर रहा हूँ अपने मैं कोचेस के साथ। जानजिब खान है इधर, हमारा क्या कहते हैं एक इंटरनेशनल कोच है इजिप्शियन नसर मगदी, एंड ऑब्वियसली फिटनेस कोच भी है। तो इसके पीछे अल्हम्दुलिल्लाह यानी आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ ये 3 से 4 मैचेस खेलने के लिए आप जाते हो और उसमें परफॉर्म करने के लिए सिर्फ एक टूर्नामेंट में, तो ऑफ कोर्स यानी इट्स लाइक अ होल जर्नी। बिल्कुल, और हम बहुत खुश हैं आशब कि आप दूसरी तीसरी मरतबा हमारे पास आए हैं और अपनी जो सक्सेस स्टोरी है वो बार बार शेयर कर रहे हैं। हम यूं ही चाहते हैं कि आप टाइटल्स लेकर आते रहें और हम आपको प्लेटफॉर्म पर बुलाते रहें। ये कैसी अचीवमेंट है, ये भी बता दें। नहीं, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी बात है कि ये भी एक तरह से मेरे लिए अचीवमेंट ही है कि मुझे बार बार मौका मिलता है कि आप लोगों के साथ भी शेयर करने का, लोगों के साथ शेयर करने का। तो
बिल्कुल आप हमारे स्टार हैं और आप इस तरह से ही छाए रहे, हम आपको जरूर एक्सप्रेसो में इसी तरह से बुलाते रहेंगे। अभी आप अपना जिक्र कर रहे थे कि ये आपने जो टाइटल जीता बड़ी अचीवमेंट है, डेफिनेटली है, हार्डवर्क है आपका। कौन कौन से टाइटल अभी तक आपके पास हैं अर्शद, एक बार वो भी बता दें, और फ्यूचर की क्या प्लान्स है, कौन सा बड़ा टाइटल है जिसके लिए तैयारी शुरू कर दी आपने? जी बिल्कुल, यानी ऑब्वियसली अभी मुझे प्रोफेशनली खेलते हुए 3 साल हुए हैं, तो उन 3 सालों में मेरे पास जैसे अभी आपने बताया कि 6 टाइटल्स हैं, तो अभी लास्ट मंथ में इधर जीता था सेंट लुइस में, जो इधर यूनाइटेड स्टेट्स में ही है, तो वो भी था। एंड ऑफ कोर्स अभी ऑस्ट्रेलिया वाला, अभी नेक्स्ट मेरा होगा तकरीबन 8 दिन बाद एक और है, इधर अटलांटा में ही है, तो आई एम गोना ट्रैवल फॉर दैट। और उसके बाद फिर एक और टूर्नामेंट है, सो आई हैव 2 टूर्नामेंट्स बैक टू बैक, फिर ह्यूस्टन में आए, तो आई एम रेडी फॉर दैट। यानी मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ता है, आई एम गोना ट्रेन अ लिटिल बिट, थोड़ा सा गेम्स वगैरह अपना खेलूंगा एंड गेट बैक टू द रिदम एंड इंशाल्लाह। तो अशरफ, आप खुद को कहाँ देखते हैं कि आप किस मकाम पर पहुंचना चाहते हैं और कौन आपके आइडियल हैं जिनको आप फॉलो करते हैं? जी बिल्कुल, अभी जो मेरा अभी का गोल है कि इंशाल्लाह हमारा जो स्क्वाश का सीज़न है वो ख़त्म हो रहा है अगस्त में, जो हमारा समर सीज़न है, तो मेरा गोल ये है कि अभी मेरी रैंकिंग हो चुकी है 57, तो जब मैं अपना सीज़न ख़त्म करूं तो आई विल बी वर्ल्ड टॉप 50, तो दैट्स द गोल आई एम लुकिंग फॉर। और ऑब्वियसली यानी अभी हमारे इधर फरवरी में ह्यूस्टन में काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें यानी हमारी अभी जो रिसेंट स्क्वाश का वर्ल्ड नंबर 1 है, वर्ल्ड नंबर 2, यानी सब टॉप 10 के प्लेयर्स आए हुए थे, तो आई रियली enjoyed that and I really look up to Kareem Gawad. He's world number 8 right now. तो मुझे उससे खेलने का मौका भी मिला एंड ऑफ कोर्स वो it was like a whole experience. जबरदस्त। अच्छा अशरफ, बिल्कुल बहुत सारे अशरफ जिन्होंने अभी स्क्वाश स्टार्ट किया है वो आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या टिप्स हैं, कि क्या क्या टिप्स हैं आप उन्हें देंगे जो वो आजमाएं या इस्तेमाल करें ट्रिक्स, और उसके बाद फिर आप जैसे प्लेयर वो बन सकते हैं? जी जैसे आपको पता है स्क्वाश इज लाइक इंडिविजुअल गेम, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा आप शुरू में स्ट्रगल करते हो क्योंकि इट्स नॉट अ इजी गेम, यानी फाइनेंशियल वाइज भी आपको थोड़ा सा स्टार्ट में आपको स्ट्रगल हो सकती है, यानी इसका रैकेट्स एंड बॉल इट्स लाइक एक्सपेंसिव। तो एंड ऑफ कोर्स मेरी जो राय यही है, मुझे अभी खेलते हुए हो गए तकरीबन 11 साल, तो आई थिंक कि आपको अपनी बस प्योर क्या कहते हैं हार्डवर्क और डेडिकेशन से बस आपको अपना लगे रहना चाहिए, यानी कंसिस्टेंसी इज द थिंग, यानी आप अपनी मेहनत बिल्कुल करते रहें। बहुत से ऐसे मौके आते हैं कि आप सोचते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस नहीं आ रही या क्या हो रहा है, या यू फील डाउन समटाइम्स, तो मेरा यही है उन सब के लिए कि जस्ट लाइक कीप वर्किंग हार्ड और कंसिस्टेंसी से अपना लगे रहें, इंशाल्लाह you will get there. Right. अशरफ, क्विकली जरा बताइएगा, आखिरी सवाल है कि आप ये क्रेडिट किसको देना चाहेंगे, किस फैमिली फ्रेंड को या किसी प्रोफेशनल को जो आपकी मदद कर रहा हो? जी ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी पहले भी जिक्र किया कि ये सब जो पिछले टूर्नामेंट्स में, जैसे मैं पिछले 2 साल से इधर ह्यूस्टन में बेस्ड हूँ, तो ह्यूस्टन स्क्वाश क्लब ने मेरी बहुत हेल्प की है। इधर हमारे जो मेरे डायरेक्टर भी हैं, मैनेजर भी हैं और एज अ कोच भी हैं, जानसेब खान, ही इज़ रियली हेल्पिंग मी अ लॉट, और मैं उनको देना चाहूँगा। एंड ऑब्वियसली मेरी फैमिली, मेरे जो है बाबा, मेरे मामा, वो ऑब्वियसली फैमिली इज लाइक द ऐसा सपोर्टर है जो हमेशा आपका साथ देते हैं, ऑब्वियसली जैसे बिल्कुल ऐसा ही। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने हमसे गुफ्तगू की और अपनी सक्सेस स्टोरी, अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किया। बहुत सारे जो अशरफ हैं वो इस वक्त आपको सुन सकते होंगे और अपनी तैयारी भरपूर तरीके से कर सकते होंगे। हम ब्रेक पर जाएंगे। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।